Dear students, learning procedure can be divided into three major domains. One of those domains is behaviorism, and it's important to know कि behaviorism का इर्तका कैसे हुआ, evolution कैसे हुआ, ये किस तरह से ये सारी की सारी thought, ये सारी की सारी research मार्ज़े वजूद में आई और उसका किस हद तक अमल दखल मौजूद है हमारी रोज़मर्रा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन में और लर्निंग के प्रोसीजर में। बिहेवियरिज्म जब आगाज हुआ तो ये सब का सब डिफरेंट स्टिमुलाई में, डिफरेंट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में या डिफरेंट कंडीशनड एनवायरनमेंट में ये तजर्बात किए गए। These experiments were conducted by the scholars, by psychologists who may not be teachers directly into the classrooms, having direct interaction with the students, but they were psychologists, they were researchers obviously, and they were scholars. So they had a lot of experiments within very controlled environment in the laboratories under very strict conditions और उन सारे के सारे तजर्बात करते हुए उनके जहन में बहुत सारे observable objectives मौजूद थे जिनको कि वो देखना चाहते थे कि कौन से वाले behaviors किस तरह से क्यों पैदा होते हैं और जब ये इर्तका शुरू हुआ तो probably उस वक्त इब्तदाई रिसर्च में क्यों वाले अवामिल का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं मौजूद था बल्कि सिर्फ क्या हो रहा है what is happening and which kind of behavior is prevalent, that was a main question. So अगर हम उसकी टाइमलाइन पर नज़र डालें so you could see that the beginning of this kind of work that took place around 150 years, around 100 years back, and it spans from 1859 onwards. So जबकि डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो इस डोमेन के अंदर जिनका के बहुत नाम है और जिनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया और जिन्होंने आने वाली रिसर्च के लिए एक नई सिमत को और एक नई डायरेक्शन को छोड़ा उनमें पैवलो, वॉटसन, थॉर्नडाइक एंड स्किनर का वर्क इज क्वाइट फेमस and is of very optimum importance for all the later researchers. So behaviorism is a kind of research and theory or the domain which just is keen to know more about the external factors, about different kind of behaviors which may result due to interaction with certain kind of stimuli which is there, जिसकी वजह से कि वो behavior result में आता है, जिसकी वजह से कि वो behavior रूनुमा होता है और जिसमें कि उनकी किसी भी तरह से ये नज़रिया या ये उनकी रिसर्च का फोकस नहीं था कि वो ये समझें कि जहन का किस हद तक उसमें अमल दखल मौजूद है. सो ये डिसरिगार्ड ऑफ द मेंटल इंटरेक्शन और योर ब्रेन्स एबिलिटी एंड एक्टिविटी, दे वर जस्ट इंटरेस्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स. दे वांटेड टू नो दैट कि अगर कोई हम एक ख़ास अमल को मतवातर करते रहें या एक ख़ास तरह की हम कंडीशन के साथ कोई क्लासरूम में एक्टिविटी करें तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, किस तरह का बिहेवियर उसके साथ पैदा हो सकता है. सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च एंड दिस काइंड ऑफ थ्योरीज they had a high impact on education, particularly in that time, and if we could see that it has an impact still in today's education and in today's learning procedure, because अगर आप देखें तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है और ये समझने में हमें आसानी होती है कि हम अपने करिकुलम के डिज़ाइन में कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से ऐसे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं और नुकात हैं या हमारे ऐसे एम्स हैं और टारगेट्स हैं जिनको कि हम ऑब्जर्वेशंस के ज़िम्मे में लाकर सर्टन बिहेवियर्स को वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करना चाहेंगे. तो करिकुलम डिज़ाइन के अंदर इसका एक इम्पैक्ट है और इसकी एक जगह है. फिर हमें ये भी हमें ये मुफीद लगता है कि हाउ टू गिव फीडबैक and then within the training sessions which kind of talk, which kind of activity should be repeated. Is it good to begin your training session every time with the same sentence? क्या ये अच्छा होगा कि आप हर दफ़ा एक ही जुमले से आगाज़ करें तो आपकी समाज पे कैसा असर पड़ेगा, या ये अच्छा होगा कि आप हर बार एक नया तरह का क्वेश्चन, एक नई तरह की आजमाइश, एक नई तरह की एक्टिविटी लेकर आएं. सो बिहेवियरिज्म does have an impact on the process of learning and on education directly or indirectly.